नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आई हूँ राजस्थान शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8 का विज्ञान विषय का सैंपल पेपर, जो कि जारी किया है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है। 2026 में आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें विज्ञान विषय का पेपर किस तरह का आएगा, उसका एक सैंपल पेपर यहाँ पे दिया गया है जो बोर्ड ने जारी किया है। मतलब किस तरह का पैटर्न आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, कितने टोटल क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितना समय होगा, ये सब इसमें दिया गया है। तो इसके लिए हमने पार्ट फर्स्ट भी बनाया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन 1 और सेक्शन बी दोनों को हल करवाया है। और अब हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसके अंदर सेक्शन सी को हल करवाया जाएगा। जिन बच्चों ने हमारा इस वीडियो का सेक्शन ए और बी वाला फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे YouTube चैनल पर जा कर के उसको अवश्य देखिए, जिसके अंदर सेक्शन ए और बी को बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में समझाया गया है। तो देखिए बच्चों, सेक्शन सी अभी हम शुरू करते हैं। पेपर जो रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 80 होंगे। सेक्शन ए और बी हम पहले हल कर चुके हैं, सेक्शन सी देखते हैं। तो सेक्शन सी के अंदर देखिए आपसे लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। तो सेक्शन सी में प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 22 तक हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का होगा आपका। तो देखिए पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 13 सेक्शन सी का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टक में सत्य अगर है तो टी लिखना है यानी ट्रू, अथवा असत्य अगर है तो एफ यानी फॉल्स लिखना है। तो पहली जो स्टेटमेंट दे रखी है वो दे रखी है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को परिष्करण कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में जो परिवर्तन होता है उसको हम परिष्करण नहीं कहते, उसको हम कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये असत्य हो जाती है और हम लिखेंगे ये एफ यानी फॉल्स है। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है एलपीजी गैस। एलपीजी बच्चों होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आपके घरों में जो सिलेंडर में गैस होती है वो एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसका प्रयोग हम घरों में ईंधन के रूप में करते हैं और उद्योगों में भी इसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये बात सत्य है, तो हम लिखेंगे टी यानी ट्रू है। अगली स्टेटमेंट है, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज चलानी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर पेट्रोल डीजल की बचत करनी है तो गाड़ी को एवरेज औसत स्पीड पे चलाना चाहिए, जो कि लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये बात असत्य है, तो हम लिखेंगे एफ। आगे है, पेट्रोल के विभिन्न संगठकों को पृथक करना कार्बनीकरण कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कार्बनीकरण अभी हमने देखा था, मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में जो परिवर्तन होता है उसको कार्बनीकरण कहते हैं। तो ये बात भी क्या हो जाती है? असत्य हो जाती है। हम लिखेंगे एफ यानी फॉल्स। अगला प्रश्न है बच्चों, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विकल्प आपको दे रखे हैं, उनमें से आपको जो सही लगे वो चूज करके आपको यहाँ पे भरना है। तो पहला दे रखा है 2,4D एक खालिस्तान है। तो देखिए बच्चों, 2,4D ऑप्शन है उर्वरक खरपतवारनाशी। तो 2,4D उर्वरक नहीं है, ये क्या है? एक खरपतवारनाशी है। खरपतवार को हटाने के काम आता है, खरपतवार नासी। तो ये क्या है? एक खरपतवार नासी है। अगला खालिस्तान है, खालिस्तान तथा खालिस्तान कृषि औजार हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं कुदाली, सीड ड्रिल, उर्वरक। तो उर्वरक कृषि औजार नहीं है बच्चों, कुदाली और सीड ड्रिल क्या है? कृषि औजार हैं। तो लिख देंगे कुदाली तथा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का मतलब है बीज बोने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसको हम सीड ड्रिल कहते हैं, बिजाई के लिए। अगला खालिस्तान है, खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता खालिस्तान होती है। तो खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण की क्षमता कम होती है। खाद में ज़्यादा होती है और उर्वरक में क्या होती है? जल धारण क्षमता कम होती है। आगे है, मिट्टी में पोषकों की पूर्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। तो बच्चों, मिट्टी में पोषकों की जब कमी हो जाती है तो अपनी फसल कम होती है, तो फिर हम क्या करते हैं? बदल बदल कर फसल बोते हैं और इसको हम फसल चक्र कहते हैं। तो क्या आ जाएगा?
फसलें चक्र। अगला प्रश्न है बच्चों, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड फसल एवं भवनों को किस प्रकार हानिकारक हैं। वायुमंडल में जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ये क्या करते हैं, फसलों और भवनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कैसे पहुंचाते हैं, वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं। क्या होता है, जब वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होते हैं, जब वर्षा होती है तो क्या करते हैं, ये ऑक्साइड पानी के साथ H2O वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, अम्लीय वर्षा का निर्माण कराते हैं, अम्ल बन जाते हैं। फिर जो बरसात होती है उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिससे क्या होता है, फसलों और पौधों को नुकसान होता है। तो आगे लिखा है, यह अम्ल वर्षा जब फसलों पर गिरती है तो उन्हें नुकसान पहुंचाती है, और जब यह भवनों या स्मारकों जैसे कि ताजमहल आदि पर गिरती है तो यह पत्थर का संक्षारण करती है। जो संगमरमर का पत्थर है उसका संक्षारण करती है। ताजमहल पे धब्बे हो गए हैं काले रंग के, तो उसकी वजह क्या है, यह अम्लीय वर्षा उसकी वजह है, जिसे संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मोमबत्ती तथा कोयले के जलने में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मोमबत्ती का मोम जलने पर वाष्पित होता है। मोमबत्ती का मोम जब जलता है तो वाष्प बनते हैं, इसलिए एक ज्वाला या फ्लेम के साथ जलती है। कोयला एक ठोस ईंधन है और ये जलने पर वाष्पित नहीं होता, यानी कोयला जब जलता है तो वाष्प नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से इसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए यह आमतौर पर ज्वाला नहीं देता, दहकता है, केवल क्या करता है, ग्लो करता है, केवल दहकता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये अंतर है बच्चों मोमबत्ती और कोयले के जलने में। मोमबत्ती जो है एक ज्वाला के साथ जलती है, कोयला जो है सिर्फ दहकता है, ग्लो करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, ज्वाला इसमें उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, गोइटर से क्या अभिप्राय है। तो गोइटर या घोंघा रोग थायराइड ग्रंथि के असामान्य रूप से बढ़ जाने की स्थिति है, जिससे गर्दन में सूजन आ जाती है। यह रोग मुख्य रूप से भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ये क्या बीमारी है, इसकी वजह से क्या होता है, गले में सूजन हो जाती है, गर्दन में सूजन हो जाती है। और गर्दन में सूजन का कारण क्या है, गर्दन में एक ग्रंथि होती है जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, जो एक हार्मोन छोड़ती है जिसको थायरक्सिन हार्मोन कहते हैं। जब ये ग्रंथि सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाती है, असामान्य रूप से बढ़ने लग जाती है, तो क्या हो जाता है, गर्दन में फुलावट आती है, गर्दन सूज जाती है, और इसी को हम गोइटर या घोंघा रोग कहते हैं। ये क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, अपने भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिससे गोइटर की बीमारी या गोइटर का रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज़ भारी होने का क्या कारण है। किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज़ जो है भारी हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो उसका कारण क्या है, किशोर अवस्था में लड़कों का स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स बड़ा हो जाता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, जिसके कारण वाक तंतु मोटे तथा लंबे हो जाते हैं, जिससे आवाज़ गहरी और भारी हो जाती है। क्या होता है बच्चों, किशोर अवस्था में लड़कों के जो है गले में उभरा हुआ हिस्सा आपने देखा होगा, जब किशोर अवस्था में होते हैं 13 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, तो क्या होता है, उनके गले में उभरा हुआ जो है आपको उभार दिखाई देता है, जिसको हम स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ये स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है, जिसको हम लैरिंक्स भी कहते हैं इंग्लिश में, इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। एडम्स एप्पल के साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, वाक तंतु जो होते हैं वो मोटे और लंबे हो जाते हैं, जिससे आवाज़ गहरी और भारी हो जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, घर्षण बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर आपको लिखना है। घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। तो देखो बच्चों, घर्षण बल क्या होता है, यह एक संपर्क बल है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो घर्षण बल क्या होता है, जब दो किन्हीं भी सतहों के बीच में संपर्क होता है, दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जैसे एक बॉल है वो फर्श के संपर्क में आती है, तो बॉल और फर्श के बीच में घर्षण बल लगता है। और ये क्या करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। जैसे बॉल आगे की तरफ बढ़ रही है तो फर्श उसके ऊपर एक घर्षण बल लगा रहा है और उसकी गति का विरोध करता है।
क्या होता है, हमेशा गति की विपरीत दिशा में ही लगता है, यानी गति का हमेशा विरोध ही करता है कौन, घर्षण बल। इसके विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बच्चों, यह एक असंपर्क बल है। यहाँ पे दो सतहों के बीच में संपर्क नहीं होता है, तो यह संपर्क बल है जो ब्रह्मांड में किन्हीं दो अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में लगता है। जैसे पृथ्वी का अपनी तरफ खींचना, जैसे पृथ्वी क्या जो है हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, पृथ्वी का हर एक वस्तु प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, तो ये जो बल लगता है इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये एक असंपर्क बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वायुमंडलीय दाब को सचित्र समझाइए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इस चैनल के ऊपर आपको 10वीं कक्षा का भी बोर्ड का पेपर जैसे बोर्ड जारी करेगा हल किया हुआ उसका सॉल्यूशन आपको पूरा उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा 8वीं क्लास का गणित विषय का पेपर भी इसके ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। तो सारे अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को सचित्र समझाइए। तो वायुमंडलीय दाब का जो चित्र है वो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख करके आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे। और वायुमंडलीय दाब क्या होता है ये मैंने लिखा है, हमारे चारों ओर वायु का आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। इस वायु द्वारा किसी सतह पर लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है बच्चों, कि हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल में ये जो वायु उपस्थित होती है ये एक दाब लगाती है किसी भी सतह के ऊपर, उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यह दाब सभी दिशाओं में समान रूप में लगता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कॉलम 1 एवं कॉलम 2 का मिलान कीजिए। दो कॉलम दे रखे हैं उनका आपको मिलान करना है। तो देखिए कॉलम 1 में दिया हुआ है अमीबा। तो हम जानते हैं बच्चों अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोशिकीय जीव है, और इसके अंदर जो प्रजनन की क्षमता होती है, जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, द्विखंडन विधि के द्वारा। द्विखंडन में क्या होता है, अमीबा जो है दो टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक हिस्से में ही एक केंद्रक होता है और फिर उन दोनों टुकड़ों से अलग अलग अमीबा बन जाते हैं, ये द्विखंडन विधि होती है। हाइड्रा की बात करें तो ये भी पानी में रहने वाला एक जीव है और हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। मेंढक की बात करें तो मेंढक में बच्चों क्या होता है, कायांतरण होता है, लार्वा बनता है, टैडपोल लार्वा बनता है और उससे फिर वयस्क मेंढक बनता है, तो इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। और जरायुज जो जंतु होते हैं, जरायुज में क्या होता है, सीधे शिशु को जन्म देते हैं। इस तरह से हम मिलान करेंगे। और अगला प्रश्न है अपना बच्चों प्रश्न संख्या 19। तो प्रश्न पूछा है, नींबू का रस विद्युत का चालक होता है, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसके लिए बच्चों आपको इस प्रयोग का ये चित्र बनाना पड़ेगा। इस तरह से आप चित्र बनाएंगे। ये एक पात्र है जिसके अंदर नींबू का रस लिया गया है और ये जो है दो तार दिखा रखे हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और यहाँ से इनको बैटरी से जोड़ा हुआ है और बल्ब लगाया गया है। तो ये चित्र आपको बनाना है। और प्रयोग में क्या लिखेंगे, प्रयोग है, हम एक बीकर में नींबू का रस लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक पात्र जो बीकर हमने लिया है उसमें नींबू का रस लेते हैं, एक संपरीक्षित्र या टेस्टर बनाते हैं जिसमें एक बैटरी, एक एलईडी बल्ब और दो तार जिन्हें इलेक्ट्रोड भी कहते हैं होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक संपरीक्षित्र बनाते हैं जिसके अंदर एक बैटरी होती है, एक एलईडी बल्ब होता है और दो तार होते हैं, यानी दो इलेक्ट्रोड होते हैं। हम दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते हैं। ये दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्या किया है, नींबू के रस में डुबोते हैं और फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि एलईडी बल्ब जलने लगता है। ऐसा जब होता है, बैटरी से उसको जोड़ा गया है, तो क्या होता है, जैसे ही नींबू के रस में डुबोते हैं परिपथ पूरा हो जाता है और ये जो एलईडी बल्ब है ये क्या करता है, जलना शुरू कर देता है अपना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, बल्ब का जलना यह सिद्ध करता है कि नींबू का रस विद्युत का चालक है। ठीक है, बल्ब जल गया, इससे क्या पता चल रहा है कि नींबू का रस जो है वो विद्युत का चालन कर रहा है, तभी परिपथ पूरा हुआ है और बल्ब जल गया है। तो इस तरह से बच्चों हम प्रयोग लिखेंगे और ये चित्र भी साथ में बनाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, निर्वात, ठोस, द्रव और गैस दे रखे हैं। उक्त माध्यमों को ध्वनि के संचरण के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों घटते हुए क्रम में।
सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचरण जिसमें होता है वो सबसे पहले, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला और सबसे कम वाला सबसे नीचे। तो देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा ध्वनि का जो संचरण होता है, मैक्सिमम जो होता है वो किस में होता है? ठोस के अंदर होता है। द्रव के अंदर ठोस की बजाय कम होता है, और गैस में जो है द्रव से भी कम होता है, और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात के अंदर क्या होता है बच्चों? निर्वात का मतलब जहाँ पे कोई हवा नहीं होती, जहाँ कोई वायु नहीं होती, वैक्यूम जिसको कहते हैं, वहाँ पे ध्वनि का संचरण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम ही नहीं होता है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 21। तो प्रश्न संख्या 21 में पूछा है, आप भूकंप आने पर घर के बाहर हैं, तब आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? इसका तर्क सहित उत्तर दीजिए। मान लो भूकंप आ गया है और आप अपने घर में नहीं हैं, घर से बाहर हैं, तो आप क्या करेंगे? तो लिखते हैं, यदि हम भूकंप आने पर घर के बाहर हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए? पहला, इमारतों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के पंखों व तारों से दूर एक खुला स्थान खोजना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? ऐसी जगह खोजनी चाहिए जहाँ पे इमारतें ना हो, ऊंचे पेड़ ना हो और बिजली के खंभे, तार वगैरह ना हो, उनसे दूर एक खुली जगह हमें खोजनी चाहिए। उसके बाद खुले स्थान पर पहुंचकर जमीन पर लेट जाना चाहिए और भूकंप के झटके रुकने तक वहीं रहना चाहिए। जब खुले स्थान पर पहुंच जाएं तो वहां जाकर के आपको क्या करना है? जमीन पर लेट जाना है, और जब तक भूकंप है तब तक वहीं आपको रहना है। यदि हम किसी वाहन में हैं तो उसे रोककर खुले स्थान पर ले जाना चाहिए। अगर आप वाहन में हैं तो वाहन को खुले स्थान पर ले जाइए और भूकंप रुकने तक वाहन के अंदर ही रहना चाहिए। ये सावधानियां हम बरतेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 22। आधुनिक जीवन में परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार हमारी सुविधाओं को बढ़ाता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं? तो परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो टकरा करके वापस किसी दिशा में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखिए बच्चों, इस सिद्धांत का उपयोग दर्पणों, मिरर में होता है। दर्पणों के अंदर जो घरों में हम मुंह देखने के काम में जो कांच लेते हैं, जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं, और दो तरह के गोलीय दर्पण भी होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। वहाँ पे दर्पणों में किसका उपयोग होता है? परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग होता है। हम समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए और उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए करते हैं। वाहनों में साइड जो मिरर लगे हुए होते हैं वहाँ कौन से होते हैं? ये उत्तल दर्पण लगे हुए होते हैं, जिसमें परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग होता है। इससे क्या होता है? पीछे का दृश्य उत्तल दर्पण में छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन दूर तक का दृश्य उसके अंदर दिखाई देता है, जिससे ड्राइविंग आपकी सुरक्षित होती है, ड्राइविंग आपकी सेफ होती है। आगे है बच्चों अपवर्तन। तो अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बच्चों जब प्रविष्ट होती है तो क्या करती है? वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस सिद्धांत का उपयोग लेंस बनाने में होता है। कहाँ पे होता है इसका उपयोग? लेंस बनाने में होता है। लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? लेंस का प्रयोग चश्मों में दृष्टि दोष ठीक करने के लिए। दृष्टि दोष जो है, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि जो दोष होते हैं, वहाँ पे उत्तल और अवतल लेंस जो है चश्मे में लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे इस सिद्धांत का प्रयोग होता है दृष्टि दोष ठीक करने के लिए। सूक्ष्मदर्शी में छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए। माइक्रोस्कोप जो होता है सूक्ष्मदर्शी, जहाँ हम छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं, तो उसमें भी किसका प्रयोग होता है? अपवर्तन के सिद्धांत का प्रयोग होता है। और दूरबीन में जो टेलीस्कोप होता है, जिसमें हम दूर की वस्तुएं देखते हैं, दूरबीन में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए भी इस सिद्धांत का, अपवर्तन के सिद्धांत का प्रयोग बच्चों किया जाता है, जिससे हमारा जीवन सुविधाजनक बनता है। इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में मिलेंगे, और इस तरह का पैटर्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। तो अगला जो है सेक्शन डी, उसको हम बच्चों अगले पार्ट में हल करेंगे। इस वीडियो का सेक्शन पार्ट जो है 3rd हम लेकर के आएंगे, जिसमें इसको हल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।